जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और उत्तराखंड पीसीएस की इस सीरीज को हम लोग लेकर के चल रहे हैं जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी के एमसीक्यूज को लिया है जो 2005 से और 2021 तक के आए हुए हैं। हम लोगों ने अपनी लास्ट वाली क्लास में यहाँ तक कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? Which one of the following committee or commission recommended the creation of न्याय पंचायत? तो वैसे हम इनकी जो बात है वो अभी तक पहले भी मैं कर चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे सामने ये चीज़ आ चुकी है और मैंने न्याय पंचायत के बारे में भी आपको बताया था, सॉरी नगर पालिका के पंचायत के बारे में बताया। तो उसमें अशोक मेहता जो कमेटी है, अशोक मेहता जो रिकमेंडेशंस हैं, ये हमारे सामने 1977 दिसंबर 1977 में आई थी, जिसने हमारे सामने रिकमेंडेशन की कि भाई हमारे यहाँ पर एक ऐसी हायरार्की होनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो ऐसी रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर एक न्याय की बॉडी भी होनी चाहिए, न्याय की पंचायत भी होनी चाहिए उसमें। जैसे हम पुराने अपने दादा परदादा लोगों से सुनते आ रहे हैं कि भाई गांव के अंदर तो 5 लोग ही बैठ के गांव के डिसीजन ले लिया करते थे, तो उस पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिर अगेन, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन। तो हमारे सामने ये कुछ शेड्यूल्स है। शेड्यूल ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती, द यूनियन, देन द स्टेट, देन द कॉन्करेंट लिस्ट एंड इनमें से कोई नहीं। तो देखो ध्यान से समझना, हमारे यहाँ पर जब हम लोगों ने अपना ये एक स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे थे, जब देश हमारा आजाद हुआ था, तो एक सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार थी और एक स्टेट लेवल पर राज्य सरकार थी। ये दोनों ही इस तरीके से मिलके काम करते थे। थोड़ा सा आगे चले, फिर हम लोगों ने एक और हायरार्की ग्राउंड लेवल पर बना दी, जिसको हम लोगों ने रीजनल गवर्नमेंट बोल दिया, एक क्षेत्रीय सरकार बोल दी। तो जो काम पहले स्टेट की गवर्नमेंट किया करती थी, अब उसने अपने काम को बांट दिया रीजनल गवर्नमेंट में। और ये रीजनल या क्षेत्रीय सरकार जो थी, ये भी दो बांट दी हम लोगों ने। एक को हम लोगों ने बोल दिया ग्राम पंचायत और एक को हम लोगों ने बोल दिया नगर के अंदर म्युनिसिपल पार्टीज, या फिर आप नगर पालिका, नगर पंचायत, है ना, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, नगर परिषद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनके एक तरीके से पॉपुलेशन के बेस पर कैटेगराइज हम लोगों ने किया है। तो अगर हम लोग इस हायरार्की में देखें तो स्टेट जो काम करता था, अब वो काम ये रीजनल गवर्नमेंट्स करने लगी। तो सीधी सी बात है, हम अगर पंचायती राज के बारे में बात करें तो ये स्टेट लिस्ट का हमारे सामने सब्जेक्ट होगा, और इन्होंने ही अपनी लिस्ट में से 29 सब्जेक्ट उठा करके हमारी ग्राम पंचायतों को दे दिए, और लगभग 18 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर म्युनिसिपल पार्टीज को उठा करके दे दिए, जो आप शेड्यूल नंबर 11 एंड शेड्यूल नंबर 12 के अंदर जा करके पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? Which one of the following functions is not the concern of local self government? आसान सा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो शायद हम लोग किसी बुक में ना पढ़े, बट हमारी कॉमन सेंस के बेस पर हम लोग इसको क्वेश्चन को कर जाते हैं। जैसे जन स्वास्थ्य, आप लोगों ने देखा होगा गांव के अंदर भाई टीके भी लग रहे हैं, गांव गांव के अंदर अब हॉस्पिटल की सुविधाएं भी हो रही हैं, छोटे छोटे हम लोग क्लॉट्स भी बना रहे हैं। तो जन सुविधा तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अब स्वच्छता का प्रबंध बहुत बड़ी बात है। हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा कैंपेन ही चला हुआ है हमारी देश की सरकार ने, स्वच्छ भारत अभियान का, जिसको गांव गांव में भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और गांव के अंदर जिम्मेदारी गांव के प्रधान या फिर पंचों की होती है। तो ये भी बात सही है। जन उपयोगी सेवाएं, ये भी बहुत मैंडेटरी बात है। जहां एक गांव का एक छोटा सा बच्चा अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए शहरों के चक्कर काटता था,
अब वो गांव के अंदर ही बैठ करके साइबर कैफे पे काम कर रहा है, और वो सुविधा मुहैया कौन करवाने के काम करवाएगा? उस गांव का पंचायत का जो है जो अध्यक्ष होगा, या फिर ग्राम का अध्यक्ष होगा, जो भी होगा। तो कहने का मतलब ये सारी सुविधाएं तो चल रही हैं भाई, कॉमन सेंस की बात है। लोक व्यवस्था का अनुसरण करना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यार ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई। अगर ये काम भी गांव के पंचायत के अध्यक्ष करेंगे तो पुलिस क्या करेगी, एसओ साहब क्या करेंगे, सीओ साहब क्या करेंगे, है ना, एसपी साहब क्या करेंगे, डीएम साहब क्या करेंगे, स्टेट की गवर्नमेंट क्या करेगी? तो इन सब चीजों से इनको मुक्त किया है। तो उन 29 जो सब्जेक्ट है, उन 29 सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? Which one of the following article provides reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the पंचायत्स? तो 4 ऑप्शन है, देखो 243A जिसमें सिर्फ डेफिनेशन की बात है कि भाई 243 में एक तरीके से डेफिनेशन की बात है कि भाई पंचायत चीज क्या चीज है। फिर उसके हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई इसका स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर फंक्शंस कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होंगे, है ना, गांव का प्रधान होगा एक, वो सब चीज। एंड देन डी वाले पोर्शन के अंदर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोग रिजर्वेशन देखते हैं, अनुच्छेद एक तरीके से जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आरक्षण। और रिजर्वेशन के भी यहाँ पर अलग अलग क्लोज है, जैसे रिजर्वेशन में यहाँ पर वीमेंस के बारे में भी बात करके रखी है, एंड एससी एसटी और ओबीसी इन सब के बारे में भी बात करके रखी है। वीमेंस का जो रिजर्वेशन है वो तो फिक्स किया हुआ है यहाँ पर 1/3, ये तो होगा ही होगा। और ये जो चीज है एससी एंड एसटी ये वेरी करेंगी रीजन पर। सपोज एक गांव के अंदर 100 लोग रहते हैं, उन 100 में से सपोज 90 लोग एससी है और 10 लोग एसटी हैं, ऐसा मान लेते हैं, 2 ही कम्युनिटी रह रही है। तो वहां पर एससी कम्युनिटी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन अब किसको जरूरत है? क्योंकि जिसकी संख्या वहां पर कम है, एसटी को। सपोज एक दूसरा गांव है, वहां पर भी 100 लोग रह रहे हैं, वहां पर 100 में से 50 लोग सपोज ऐसा मान लेते हैं जनरल है, और 20 लोग ऐसे मान लेते हैं ओबीसी है, 15 लोग ऐसे मान लेते हैं एसटी है, और 5 लोग ऐसा मान लेते हैं एससी है। तो वहां पर इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन की जरूरत एससी को है, एसटी को है। बात समझे? तो ये चीज होगी वेरी, ये गांव दर गांव या क्षेत्र दर क्षेत्र वेरी करेंगी। तो यहां पर ऐसा कोई रेशियो फिक्स पहले से ही नहीं किया कि इतना % रिजर्वेशन आपको देना ही देना होगा, वो उस गांव की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 243D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस ओरिजिनेट इन कहां से? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, यहां से इसकी अवधारणा स्टार्ट हुई थी। और बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये उत्तर प्रदेश में भी कई बार ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी, वहां पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये तो फैक्चुअल डेटा है, तो ज्यादा हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने आगे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम अवस्था को अपनाया था? इन विच ईयर वॉज द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अब ये बात समझने से पहले आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो कॉलेजियम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या चीज। उसके बाद फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कमेटी बनी, और इस कमेटी के अंदर होंगे टोटल सब जज, और इसमें कम्युनिटी में जो जज है वो जज सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी जज हो सकते हैं। और यही जज मिलके तय करेंगे कि नेक्स्ट वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे। तो ये जो कमेटी है
यही कमेटी कॉलेजियम कमेटी कही जाती है, या फिर इसी को ही हम कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। इससे पहले कहने का मतलब 1993 में पीएन भगवती कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी। पीएन भगवती कमेटी की रिकमेंडेशन आई जिसने कहा कि हम जुडिशरी के अंदर भी एक तरीके से डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या था कि अगर एक चीफ जस्टिस है तो उसके बाद जो भी एक तरीके से सबसे एजिड होंगे, उम्र दराज होंगे, एक्सपीरियंस जिनको ज़्यादा होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। यहाँ पर बोला कि यार ये तो बिल्कुल फिक्स है कि हाँ इस आदमी को बिठाएं, आगे जाकर के यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इस पोस्ट के लिए उनकी जगह ये वाले व्यक्ति अच्छे सुपीरियर हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं कि उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ वो कैपेबिलिटी भी बन जाए जो चीज उस पोस्ट के लिए चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और मैं क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ उस दौरान के जो भगवती साहब थे उनकी एक तरीके से रिकमेंडेशंस की बात बता रहा हूं आपको। तो देन फिर हम लोगों ने एक कॉलेजियम सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट होता है उसके अंदर भी हम एज ए डेमोक्रेसी की तरीके से काम करेंगे। ठीक, तो यहां पर फिर एक ग्रुप तय करता है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर था 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, अच्छा ये तो हम लोग अभी 2016 वाले ही देख रहे थे, हमारे सामने आ गए हम 2021 वाले क्वेश्चन, और फिर अगेन पंचायत सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव डैश माह के भीतर हो जाने चाहिए। इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन मंथ्स। कितने महीने? 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने कंपलसरी हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी, ये जो 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट है, इंडिया के अंदर जितनी भी पोस्ट जिनको जनता डायरेक्ट चुन करके भेजती है, उसमें गांव का पंचायत होगा, मेयर हो गए, उसमें लोकसभा के सदस्य हो गए, उसमें राज्य की विधानसभा के सदस्य हो गए। इन सब पोस्ट पर अगर आकस्मिक कोई रिक्ति होती है तो सबसे पहली चीज है विद इन 6 मंथ वहां पर इलेक्शन होने मैंडेटरी हैं, इलेक्शन करवाने जरूरी हैं। बात समझ में आई? ये रटना मत, सिर्फ आपको दिमाग में ये लगाना है कि ये वाली जो पोस्ट है ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हो रही है या इनडायरेक्ट के लिए। इनडायरेक्ट वाला अलग क्लॉज बनता है, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। अब एक चीज और है, अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझको उसका आंसर बताना। सपोज एक ए नाम के पर्सन है, ये किसी एक गांव के मुखिया बने, और सपोज ये बी नाम के एक पर्सन है जो किसी दूसरे नाम के गांव के मुखिया बने। इनको भी हम लोगों ने 5 साल के लिए चुन करके भेजा, और इनको भी हम लोगों ने 5 साल के लिए चुन करके भेजा। भगवान ने ऐसा किया कि ये नहीं होनी चाहिए थी कि ये अपने टेन्योर को लेकर के चले, और 3 साल के बाद 3 ईयर का इनका टेन्योर खत्म हुआ और इनकी डेथ हो गई। ठीक, अब इनकी जो पोस्ट थी ए नाम की वो हो गई खाली। नेक्स्ट, बी नाम की जो व्यक्ति थे, ये बढ़ते गए और लगभग 4.5 ईयर का टेन्योर इन्होंने पूरा कर लिया, और भगवान ने ऐसी अनहोनी करी कि भाई साहब ये भी भगवान को प्यारे हो गए और ये भी पोस्ट हो गई खाली। क्वेश्चन है अब आपके सामने, एक पर्सन ऐसे हैं जिनका टेन्योर बचा हुआ है 2 ईयर का, ठीक है, और 2 साल का टेन्योर बचा हुआ है, और आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि जो सिचुएशन नंबर 1 थी, सिचुएशन नंबर 1 थी, इस सिचुएशन नंबर 1 में जो 6 महीने के बाद इलेक्शन होंगे वो बचे हुए टाइम के लिए होंगे, जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए इलेक्शन होंगे, या फिर पूरे 5 साल के लिए इलेक्शन होगा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
देन सेम सिचुएशन आपकी यहां पर भी होगी। तो आपके लिए सिचुएशन ए में और सिचुएशन बी में क्या क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये आपके लिए एक पहेली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन समझ में ना आए तो रिपीट करके दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है तो हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कम समय में। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? Which one of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection law? अब ये देखो, हमारे यहाँ पर एक संविधान संशोधन हुआ था 52 और ये हुआ था 1985 में, 1985 में, जिसके तहत हम लोगों ने अपने संविधान में एक 10वीं अनुसूची को ऐड किया था, जिसमें हम लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया, जो हम लोगों के लिए उस टाइम जरूरी था। एक केस बड़ा चला था हरियाणा के अंदर, आया राम गया राम। ये क्लास थोड़ी लंबी है और YouTube पे मैंने, शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने ये क्लास शायद 1.5-2 साल पहले अपलोड की थी, तो आप जा करके देख लेना। एंटी डिफेक्शन लॉ एज इट इज पड़ा हुआ है, उसमें फुल डिटेल है। तो आया राम गया राम वाला जो केस था, जिसकी वजह से भारत की राजनीति हिली कि यार ये आदमी इलेक्शन जीता, इस एक्स नाम की पार्टी से जीता और इसने समर्थन कर दिया वाई नाम की पार्टी को, और इस दोबारा एक्स नाम की पार्टी ने इसको क्या पता क्या कहा होगा, और फिर इसने इसका समर्थन तोड़ करके दोबारा से तीसरी पार्टी में चला गया। तो यार ये तो ऐसा होता ही रहेगा, इसको हॉर्स ट्रेडिंग को हम रोकेंगे कैसे? तो हम लोग देन एक बिल लेकर के आए, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे अब कोई कैंडिडेट अगर किसी ए नाम की पार्टी से लड़ा है चुनाव, तो दूसरी बी नाम की पार्टी को समर्थन नहीं कर सकता है, अपनी ही पार्टी को करेगा। अगर वो करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। बहुत सारे इसके अंदर क्लूज हैं। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी या फिर 4, 10वीं अनुसूची। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? मैं इसके ऊपर दोबारा बात नहीं करूंगा। हम लोग अपनी पिछली क्लास में इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कब ये स्टार्ट हुई, कैसे कैसे। तो करेक्ट आंसर इसमें 15 होगा और 7 जो इसके मेंबर वो राज्यसभा से आएंगे। टोटल इसके अंदर 22 मेंबर बनते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा 15, लोकसभा से 15। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन? तो ये था 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अकॉर्डिंग पहली बार हमारे यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, बड़ी युवा अवस्था में उस दौरान हुआ करते थे, उनको अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। एक्चुअली इसके पीछे एक बात पीछे से चली आ रही थी, 1927 का हमारे यहाँ साइमन कमीशन, एंड देन उसके बाद 1928 की नेहरू मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेशंस, इनको इम्प्लीमेंट करने का एक समय दिया गया। उस समय को यहां पर पार होते हुए नजर आया हम लोगों को कि भाई ये इसको इम्प्लीमेंट करना है, कब इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर फिर कुछ बातें तय की गई थी कि भाई अंग्रेजों ने हमारी तो नहीं सुनी, तो भाई हम लोग अब इस एक्शन में आएंगे। देन यहाँ पर अगले साल का मतलब 1930 का पहला महीना मतलब जनवरी, उसका लास्ट संडे मतलब 26 तारीख को हम पूरे देश के अंदर तिरंगा झंडा लहराएंगे। कांग्रेस के जहां जहां पर भी मुख्यालय बने हुए हैं, चाहे गांव में हो, चाहे कस्बों में है, शहरों में, कहीं पे भी है, वहां हर जगह हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को, भारत का पहला स्वाधीनता दिवस के रूप में। तो ये सम्मेलन पूर्ण स्वतंत्रता मतलब स्वाधीनता दिवस के बारे में बात की जा रही है, फुल या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बात की जा रही है। तो ये लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे समिट हमारे यहां पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं।
भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? ये तो यार सबको मालूम है, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ही और भी काम हुए थे, जैसे देश के राष्ट्रपति जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले देश के राष्ट्रपति जी का चुनाव भी हम लोगों ने इस दौरान ही किया था। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी, जो हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए ह्यूमन राइट कमीशन की, तो 1993 में हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखते हैं। देखो एक चीज और ध्यान रखना, मोस्टली मैक्सिमम जो आप देश के अंदर 1991 का दौर देखते हो ना, 1991 से और 1995 तक का जो दौर देखते हो, इसमें हमारे देश के अंदर मोस्टली वो इंस्टीट्यूट बनाए गए जो सिर्फ वॉच करने वाले थे, देखने वाले थे। भाई हाँ, क्या कर रहे हो? इरडा सुना होगा ना नाम। मतलब मोस्टली एक एम्पायर वाली पोजीशन वाले हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाए गए। एलपीजी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, अब देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन को लाया गया था, तो उसका प्रभाव हमारी पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंट भी होता हुआ नजर आया। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। वैसे हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार है? टू whom the chief of defense staff is military advisor on tri services matter? तो आंसर है भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ज्यादा इस पे कुछ सोच विचारने वाली बात नहीं है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि फर्स्ट सीडीएस हमारे यहाँ पर कौन थे। अब तो नहीं रहे हैं वो, कौन थे? एक दुर्घटना हुई थी हेलीकॉप्टर से, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? और इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। ये एक लीगल राइट हो चुका है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, और अगले वाली जो क्लास होगी उसमें इसको हम कंप्लीट ही कर लेंगे। टोटल अभी तक आए हुए पॉलिटी के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आज वाली क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझको बताना क्या सिचुएशन होगी। देखो जितना आप लोग इस तरीके से काम करोगे ना, लॉजिकली हो करके, उतना चीजें आसान हो जाएंगी, रटने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिएगा, बाय बाय, थैंक यू।